लास्ट क्लास में मैंने ग्राफ्स तक यहाँ तक की बात आपसे की थी। अच्छा, अब ग्राफ्स में तो खैर बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। कोई एक केस नहीं है, मल्टीपल केसेस हो सकते हैं हमारे पास। तो मैंने शायद आपसे कोई 4 ग्राफ्स की बात की थी, इसमें तो बहुत सारे हैं। तो अच्छा, आज हम थोड़ा सा बात करते हैं रिगार्डिंग दिस। अच्छा, अब देखें, अगर मैं किसी बॉल को रिलीज करता हूँ, एक एक फ्री फॉल बॉडी है सपोज, ठीक है। फ्री फॉल पैराशूटिस्ट है। अच्छा, आपने जो है वो ये पैराशूटिस्ट का केस मेरे ख्याल से आपने पढ़ा हुआ होगा। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसका क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कि इसका सवाल किस तरीके का आता है, फिर इसका ग्राफ बनाना बताऊंगा आपको। देखें, आपके पास ग्राफ में जो क्वेश्चन आता है उसको पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ाता हूँ। 2-3 चीजें इसमें बतानी है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट which graph is basically for मतलब हमें देखना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन का ग्राफ ये हो सकता है। मतलब ये ग्राफ बड़ा अजीब सा है, डिफरेंट है काफी, कि आखिर कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका ये ग्राफ बन सकता है। अच्छा, आप लोगों में से मेरे ख्याल से मेजॉरिटी स्टूडेंट एक बात जानते होंगे कि फ्री फॉल बॉडी का जो ग्राफ होता था पैराशूटिस्ट वाला, स्काई डाइवर का, स्काई डाइवर का जो ग्राफ होता था वो कुछ इस तरीके का होता था। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फाइल में नहीं आ पाता ये काम जो मैं इसमें लिखता हूँ। रिकॉर्डिंग में तो खैर आ जाएगा। अच्छा, एक ग्राफ बनता था हमारे पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता था। याद आ रहा है ये ऐसा कोई ग्राफ आपने ओ लेवल्स में पढ़ा हो? इस तरीके का कोई ग्राफ आप लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ा हो? जी आहिल, पढ़ा है ये ग्राफ आपने ओ लेवल्स में? ये किसका होता था और किस केस में ऐसा ग्राफ बनता था? देखें, किसी को कुछ याद आ रहा है कि इस तरह का ग्राफ कब बनता था? बेटा, ये ग्राफ हमारे पास नॉर्मली बनता था। ये ग्राफ आपका फॉर्म होता था स्काई डाइवर के केस में। देखें, स्काई डाइवर के केस में ये बनता था ग्राफ। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अगर इसको ब्रीफ करूं आपको, तो स्काई डाइवर का केस क्या होता था? जैसे एक हाई क्लिफ है, एक बहुत हाई क्लिफ है, और इस पे से किसी बंदे ने जंप कर दिया, और ये समझे कि ग्राउंड है नीचे ना, बहुत नीचे जाके ग्राउंड है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही ये बंदा जंप करता है एयर में, तो होता क्या है कि इसके ऊपर इसका वेट नीचे ऐड करता है, और ऊपर एक फोर्स होती है, ड्रैग फोर्स, इसको हम एयर ड्रैग बोलते हैं, या ड्रैग ऑफ, यानी कि एयर रेजिस्टेंस है। दिस इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस को हम लोग ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं। तो अभी होता क्या है कि इसका वेट डोमिनेटिंग होता है, ज्यादा होता है, और ड्रैग फोर्स कम होती है। तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वेट और एयर रेजिस्टेंस इसका बराबर हो जाता है। मतलब एट टाइम्स द वेट ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू बी इक्वल टू द ड्रैग फोर्स। एक टाइम ऐसा आता है कि वेट और ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाता है। अच्छा, अब अगर आप इसका यही सेम सिचुएशन लेके वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना शुरू कर दें, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, लाइक दिस।
यानी कि अगर आप पहले चेक करें तो ये ए से बी तक ग्राफ इस तरीके का बनता है। मतलब आपके पास जो है वो फिर जब ये ड्रैग और ये बराबर हो जाते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स बॉडी पे जीरो हो जाती है और बॉडी फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगती है ये। और ये सिचुएशन कब हुई है? पहले वेट ज्यादा था और ड्रैग कम था, फिर वेट इज नाउ बिकमिंग इक्वल टू द ड्रैग फोर्स। ठीक है जी, वेट और ड्रैग फोर्स आपके बराबर हो जाते हैं इसमें। अच्छा, फिर ये क्या करता है? फिर ये पैराशूट ओपन कर लेता है। अच्छा, जैसे ये पैराशूट ओपन करता है तो होता क्या है कि ड्रैग फोर्स ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है और वेट कम रह जाता है उससे। तो ये नीचे की तरफ आ जाता है ग्राफ ऐसे। अच्छा, आफ्टर सम टाइम क्योंकि स्पीड इसकी स्लो हो जाती है तो ड्रैग फोर्स फिर से वेट के बराबर हो जाता है और फिर से इसकी वेलोसिटी ऐसे कांस्टेंट हो जाती है और फिर ये ग्राउंड पे लैंड कर जाता है। तो यहाँ पे ड्रैग ज्यादा है और वेट कम है और यहाँ पे फिर से ड्रैग और वेट आपका बराबर है। नाउ एट दिस पॉइंट पैराशूट ओपन्स। तो ये हमारे पास एक सीन बनता है। अच्छा, फिर ये आगे ग्राउंड पे फाइनली लैंड कर जाता है इस जगह पे। देखिए बेटा, यहाँ तक की बात आपको समझ आ रही है? मेरे ख्याल से ओ लेवल्स में भी आपने पढ़ा होगा। जरा बताइएगा बेटा, चैट पे एटलीस्ट थोड़ा बता दिया करें तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस रहता है टीचर का भी, जरा बता दिया करें। जी सर। ठीक है जी। अच्छा, तो ये इस तरीके से हमारे पास ये ग्राफ बनता है और ये बड़ा पुराना, बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है और इस तरीके से ये हमारे पास बनता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप लोग देखें तो इसका आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ओ लेवल्स में पढ़ा था, ये ओ लेवल्स में पढ़ा होगा आपने, मगर इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपने ओ लेवल में नहीं पढ़ा। अच्छा, एक्सेलरेशन पहले पॉजिटिव है और फिर एक्सेलरेशन जीरो है। अच्छा, फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्योंकि ग्रेडियंट नेगेटिव है और फिर एक्सेलरेशन जीरो है। तो हम ये कह सकते हैं कि शुरू में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्टार्ट में एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है, स्टार्ट में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट पॉजिटिव है और फिर एक्सेलरेशन जीरो हो गई और पैराशूट खुलते ही एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई और एक्सेलरेशन फिर बाद में अगेन जीरो हो गई। तो अगर आप इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाए तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा इसको मिस कर जाता है काफी दफा, कॉलेजेस में भी डिस्कस नहीं होता मगर ये आता है आपके पास। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसका इस तरीके का बनेगा। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। नाउ इट शुड बी लाइक दिस। देखिए मैंने क्या किया मैंने एक्सेलरेशन को पहले रखा पॉजिटिव और पॉजिटिव रख के कम किया और एक्सेलरेशन को जीरो पे ले आया। अच्छा, इसके बाद मैंने एक्सेलरेशन को नेगेटिव कर दिया, यानी कि एक्सेलरेशन नाउ बिकम्स नेगेटिव और नेगेटिव के बाद ये फिर से कम होकर जीरो पे चली गई। इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। नाउ दिस इज वेरी टेक्निकल एंड यू शुड रिमेंबर दिस ग्राफ। दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस ग्राफ इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर स्काई डाइवर, फॉर स्काई डाइवर। अच्छा, मैं इतनी बात करूंगा ना उसके बाद ऑप्शन आप सही चूज करेंगे एमसीक्यूज का। मैं उस एमसीक्यूज को थोड़ा यहाँ पे समझा रहा हूँ। अच्छा, एक एडिशनल बात भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? देखें, अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं
तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में पहले क्या हो रहा है, पहले तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बढ़ेगा। अच्छा, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, यानी ए से लेके बी तक ये कर्व होगा और बी से लेके सी तक ये स्ट्रेट लाइन होगा, बी से लेके सी तक ये स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, मैं शायद शो नहीं कर पा रहा इतना प्यारा इसको, मगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि स्ट्रेट लाइन है, दिस इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या शो करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। और यहां पर क्या है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, देखें फिर से, ये कर्व हो गया, मगर अब कर्व मैंने डिक्लाइन कर्व बनाया है इस तरीके का, और इसका रीजन क्या है कि वेलोसिटी असल में डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो, फिर जाके दोबारा से आगे जाके ये फिर से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये सी से लेके डी तक हुआ, और फिर ये डी से लेके ई तक हो गया। तो ये क्या हो गया, फिर से आपके पास जो है वो वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट हो गई। देखें इस तरह का ये फॉर्म होगा, पहले वेलोसिटी इंक्रीज होगी, फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, फिर वेलोसिटी डिक्रीज होगी और फिर से वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है। हाँ बेटा, देखिएगा जरा, ये वाली बात समझ आई, काफी टेक्निकल ग्राफ है ये, काफी मुश्किल सा ग्राफ है, आप देखें आप लोगों को ये बात समझ आई। जी बेटा, जरा चैट पे रहा करें एटलीस्ट ना, थोड़ा सा बात किया करें ताकि क्लास में जो ना थोड़ी सी रौनक हो, बात करने में मजा आए। देखें बेटा, क्या कहते हैं आप लोग, उमैमा बताइएगा, शानदे, आहिल। ये सर समझ आ गई। अच्छा भाई, अब सही ऑप्शन चूज करके मुझे चैट पे आप लोगों ने बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। मैंने बहुत डिस्कस किया है इस ग्राफ को, आप इसका सही जवाब बताएं क्या होगा। जी, एक एक आंसर आ गया है मेरे पास, अनुषा ने आंसर किया है। अच्छा बेटा, जरा बताएं एटलीस्ट क्या होना चाहिए इसका आंसर। शानदे बताइए क्या होगा, आयशा आप बताइए क्या होगा। जी, बी होगा, बड़ा क्लियर कट आंसर है कि स्काई डाइवर का ग्राफ है ये, और स्काई डाइवर की एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है ये फॉर अ स्काई डाइवर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, और काफी काफी डिफरेंट तरीके का ग्राफ है, आप खुद देखें। तो एक्सेलरेशन पहले पॉजिटिव है, फिर डिक्रीज करके एक्सेलरेशन जीरो हो रही है, फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई और नेगेटिव करके फिर से जीरो हो गई। तो नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, इस तरीके से गया है, इस तरीके से जाके जीरो पे चला गया, फिर नीचे आया नेगेटिव पे, और फिर दोबारा से जीरो पे चला गया, इस तरीके से। तो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसमें ये वाला ग्राफ जरा देखिएगा। अच्छा, ये ग्राफ पहले रिपीट होता था बहुत ज्यादा, मगर अब खैर रिसेंट ईयर्स में इतना नहीं आ रहा, मगर कोर्स में स्टिल शामिल है, तो आ तो कभी भी सकता है। अच्छा, इस तरीके का ग्राफ अगर आप देखें, अ मास ऑफ अ मास ऑन द एंड ऑफ अ स्प्रिंग बाउंसेस अप एंड डाउन एज शोन आफ्टर बीइंग रिलीज एट टाइम t इज इक्वल टू 0। यानी कि इसको भी मैं टॉपिक बना लेता हूँ, फिर मैं पहले समझाऊंगा आपको, फिर इसके ऊपर लेके आऊंगा, ठीक है। तो मैं असल में क्वेश्चन साथ साथ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ग्राफ को करने में ना थोड़ा सा यकीन आए आपको कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो क्वेश्चन एक 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 ग्राफ का केस नंबर 6 मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ।
देखें हुआ क्या, मेरे पास एक स्प्रिंग है। अच्छा, इस स्प्रिंग के साथ मैंने एक मास अटैच कर दिया, इसके साथ कोई मास मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है जी, ये कोई मास है जो उसके साथ अटैच है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, इस मास को मैंने खींचा नीचे पकड़ के। मतलब व्हाट आई हैव डन, आई हैव प्लग द मास डाउनवर्ड, ऐसे इस तरह से, ऐसे इसको नीचे खींचा है मैंने। ठीक है। अच्छा, आप मुझे कोई बताएगा अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो क्या होगा? जैसे ही मैं इसको इसको नीचे स्ट्रेच करूंगा, मतलब मैंने इसको स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके छोड़ दिया, तो क्या होगा इसके साथ? मतलब जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो क्या स्टार्ट हो जाएगा? इस वक्त ये रेस्ट पे था, यानी कि अपनी मीन पोजीशन पे था, मास अपनी मीन पोजीशन पे था। फिर मैंने इसको नीचे लेकर आया तो ये अपनी बॉटम एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया, बॉटम एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया। अच्छा, अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से रिलीज करूंगा, अच्छा यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी जीरो, क्योंकि मैंने इसको पीक पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। अच्छा, अब मैंने इसको यहाँ से रिलीज किया। अच्छा, जैसे ही मैं इसको यहाँ से रिलीज करूंगा तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। देखिए बेटा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा ये ऊपर, और वापस से अपनी मीन पोजीशन पे जाएगा। अच्छा, मीन पोजीशन पे जब ये जाएगा ना, तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव मैक्सिमम होगी, क्योंकि मीन पोजीशन पे ऑसिलेटरी बॉडी की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर ये जाएगा थोड़ा सा ऊपर और स्प्रिंग आपके पास कंप्रेस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा स्प्रिंग, थोड़ा सा स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, और ये मास चला जाएगा इधर, यानी कि अपनी अपर एक्सट्रीम पोजीशन पे, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाएगी। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये मास फिर से नीचे आएगा अपनी मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन पे जब ये नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी, क्योंकि अब ये नीचे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगी। अच्छा देखें, ये इसकी बॉटम एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है, और ये इसकी अपर एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी अपर एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये अगेन इसकी मीन पोजीशन है। अच्छा, अगर आप लोगों को ये बात समझ ना भी आ रही हो तो आप पेंडुलम तो समझते ही है ना, कि पेंडुलम आपने ओ लेवल में पढ़ा था। तो बेटा होता क्या है कि पेंडुलम जो हम रिलीज करते हैं ना, अगर हम पेंडुलम को उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पेंडुलम की वेलोसिटी जीरो होती है, और यहाँ पे भी जीरो होती है। और अगर ये मीन पोजीशन से राइट साइड पे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी होती है पॉजिटिव मैक्सिमम, और अगर मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी होती है नेगेटिव मैक्सिमम। ये हमें पता है कि पेंडुलम की स्पीड मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा होती है, पेंडुलम की जो स्पीड है वो उसकी मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा होती है, ये हम लोगों ने ओ लेवल में भी पढ़ा है। अच्छा, अगर हमने ये चीज ओ लेवल्स में पढ़ी है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है, ये भी हमने पढ़ा है, असल में इसकी काइनेटिक एनर्जी भी वहां पे जीरो होती है। अच्छा, ये भी वाइब्रेटिंग सिस्टम है, ये भी वाइब्रेटिंग बॉडी है। वाइब्रेटिंग बॉडी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपनी मोशन बार बार रिपीट करेगी, और ये स्प्रिंग के साथ जो मास लगा हुआ है ना, ये भी वाइब्रेटरी मोशन है, ये भी वाइब्रेटरी मोशन है। अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन में पीक पोजिशंस पे वेलोसिटी जीरो होती है, जैसे पेंडुलम में भी पीक पोजिशन पे वेलोसिटी जीरो है। अच्छा जी, अब आप जरा देखिएगा एक बात इंपॉर्टेंट इसमें, कि अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूं, तो ये इसकी पोजीशन ए है, ये इसकी पोजीशन बी है, ये इसकी पोजीशन सी है, और ये इसकी पोजीशन डी है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा।
वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये पोजीशन ए है। अच्छा, फिर वेलोसिटी क्या हो गई, पॉजिटिव मैक्सिमम, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट डी है, और फिर से ये वहां पहुंच जाएगा, तो ये इसकी यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम है, यहाँ पे पॉजिटिव मैक्सिमम। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके का बनेगा। और क्योंकि ये बिल्कुल बॉटम से रिलीज हुआ है, तो अगर मैं इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊंगा, तो क्योंकि इसको मैंने बॉटम से रिलीज किया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरीके का बनेगा। ये किसी भी ऑसिलेटरी बॉडी का या वाइब्रेटरी बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। और ये वाली पोजीशन जो है ना, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, ये मीन पोजीशन है, और ये वाली भी मीन पोजीशन है, और जहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो है वो एक्सट्रीम पोजीशन है। देखिए बेटा, एक दफा मुझे बताइएगा क्या ये बात समझ आई आपको, तो मैं क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊं आप लोगों को। जी बेटा बताइए। आहिल क्या कहेंगे, अनुषा, आयशा, उमैमा, शांति, बताइए बेटा क्या कहते हैं आप लोग, सही है तक बात। यस सर। ठीक है बेटा, जरा एटलीस्ट बताते रहा करें थोड़ा सा। ओके ठीक है। ठीक है बेटा, सही है। अच्छा जी, तो ये इसका तरीकेकार बनेगा, हम इस तरीके का इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, नाउ लिसन टू, नाउ चेक दिस ग्राफ, इसका आंसर क्या होगा। जी बेटा, आंसर टाइप करें जरा, क्या होगा। या सर वैसे ए। ए, क्योंकि डिस्टेंस डाउन है ना, इसका मतलब ये कि एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज हुआ है। ठीक है जी, ए होगा, बिल्कुल बेहतरीन आयशा, ए होगा, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज हुआ है ना। तो एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज हुआ है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है। अच्छा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और फिर दोबारा से आपके पास वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, और इधर प्लस मैक्सिमम है, तो यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव मैक्सिमम होगी और वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाएगी। तो यही इसने किया है, ये पॉइंट आ गया इस तरीके से, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो समझे यहाँ पे सी है, ये डी है, तो ये वाला पॉइंट डी है, और ये पॉइंट ई है, तो ये वाला पॉइंट ई है। इसको जरा एक दफा आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, जल्दी से, आपको आगे बहुत काम आएंगे इस तरह के ग्राफ। क्योंकि नॉर्मली जो है वो मैंने नहीं देखा कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में या कॉलेज उसमें क्लास में डिस्कस हो। बड़े मुश्किल होते हैं ये, बहुत कम इसको डिस्कस किया जाता है। तो आप ये जरा नोट कर लें अपने पास, क्या स्क्रीनशॉट ले लें। ओके जी, मेरे ख्याल से आपने ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ताकि आपको बाद में कभी ये हेल्प आउट करे अपने पास समझने में। नाउ, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ।
A tennis ball is thrown in air resistance from the top of a tall building. If the effect of air resistance is not negligible, what happens to the horizontal and vertical component of the velocity? देखें, ये केस भी मैं अभी आपको समझा रहा हूं, आप फिर इसके बाद खुद इसको जज करेंगे। तो ये हमारा केस नंबर 7 हो जाएगा। बेटा केस नंबर 7 बड़ा अजीब सा होगा। अगर एक टॉल बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है सपोज, ठीक है, आपने इसके ऊपर से ये बॉल फेंकी और ये बॉल आपने हॉरिजॉन्टली रिलीज करी, तो ये ऐसे आगे फॉल करेगा। मगर इसमें मसला क्या है कि एयर एयर रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लिजिबल। बेटा आप लोग बहुत ध्यान देंगे इस बात पे, एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लिजिबल। अच्छा, आप लोगों को मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया है तो विदाउट एयर पढ़ाया है। तो अगर मैं विदाउट एयर आपको पढ़ाता हूं तो विदाउट एयर में इसके ग्राफ कैसे बनते हैं। देखें, विदाउट एयर रेजिस्टेंस अगर आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करेंगे ना, वी एच लिख रहा हूं, और ये टाइम की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। आप क्या लिखेंगे, ये विदाउट एयर है। ऊपर जो ग्राफ बना रहा हूं ना मैं, वो विदाउट एयर के बना रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन के, हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन के। अच्छा, और वर्टिकल वेलोसिटी के साथ क्या होता है कि वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो आपकी वी लिख देते हैं, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी में पूरा ही लिख लेता हूँ ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी रहे। वर्टिकल वेलोसिटी बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे टीचर्स की राय होती है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन विदाउट एयर रेजिस्टेंस ही शामिल है, विद एयर रेजिस्टेंस हमारे सिलेबस में नहीं है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। विद एयर रेजिस्टेंस में क्वेश्चन आते हैं, मगर है कैलकुलेशन नहीं आती, मगर क्वेश्चन आते हैं, मतलब एमसीक्यूज में पूछता है। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विदाउट एयर रेजिस्टेंस, एंड दिस इज सिंपल केस, ऐसे ही होता है हमेशा, ठीक है। अच्छा, और वर्टिकल वेलोसिटी विदाउट एयर रेजिस्टेंस क्या होता था, एक जीरो वैल्यू से स्टार्ट होती है ये, डेफिनेटली इसकी पीक हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, और यहाँ पे आके वो एक अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है वर्टिकल वेलोसिटी। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो शुरू से लेके कांस्टेंट रहती है हमेशा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये वर्टिकल वेलोसिटी आपकी कुछ इस तरह से चलेगी, यानी ये जीरो से स्टार्ट होगी और फिर स्टार्ट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीजेस लीनियरली। बेटा आप थोड़ा सा इसमें एक ट्रस्ट भी रखिएगा, जो मैं चीजें बता रहा हूँ आप वो याद भी रखिएगा, और मैं थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश करूंगा आपको। और अगर एयर रेजिस्टेंस हो, ये विदाउट एयर है ऊपर वाले ग्राफ, और अगर विथ एयर आप ग्राफ बनाना शुरू करें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा अब डिफरेंट। क्योंकि अब बॉल पे क्या होगा, अब बॉल पे जो है जब वो बॉल फॉल कर रही है तो इस पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एयर रेजिस्टेंस अप्लाई हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, इंस्टेड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिड्यूसेस टू जीरो, ऐसे। तो हम ये कह सकते हैं कि विथ एयर रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी reduces to zero। अच्छा, और वर्टिकल वेलोसिटी के साथ क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी के साथ डिफरेंट मामला होगा थोड़ा। और वर्टिकल वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी और बढ़ के फिर एक जगह कांस्टेंट हो जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीजेस टू अ टू अ मैक्सिमम वैल्यू। मतलब एक वेलोसिटी पे जाके, मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाके सेट हो जाएगी,
और इस मैक्सिमम वेलोसिटी को हम लोग ओ लेवल्स में कहते थे टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है जी, तो ये विथ एयर रेजिस्टेंस है नीचे वाले ग्राफ। आप इसको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठाएं और अब मैं आपको इसके सवाल पे लेके जाता हूं, तो आप सवाल को आंसर करने की कोशिश करिएगा। जी बेटा फरमाएं, आंसर क्या होगा? जरा चैट पे लिख के बताइएगा क्या आंसर होगा। जी बेटा क्या कहते हैं आप लोग, इस एमसीक्यूज का आंसर क्या होगा? डी। डी। यस सर। अच्छा जी, डी तो हो जाएगा। अच्छा बी कब होता? इट कैन बी बी, इट कैन बी दिस if no air resistance is present. If no air resistance is present. If no air resistance is present. ये वाला आंसर कब होगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहे और ये इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट हो? ऐसा कब होगा? ऐसा जब होगा जब एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होगी, और अगर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिक्रीजेस टू जीरो एंड इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम वैल्यू। ये होगा विथ एयर रेजिस्टेंस। आप लोगों से मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास सेफ रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है।